वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। तो चलिए, आज इस नए सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमने चैप्टर 5 पढ़ने की शुरुआत कर दी थी। आगे हम देख चुके हैं लेसन नंबर 5, स्वराज्य की नींव। उसमें हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने आगे बहुत सारी जानकारी ली है और चैप्टर की शुभ शुरुआत भी कर दी थी। आधा चैप्टर हमने समझ लिया था और आधा चैप्टर हमारा बाकी था। सो विद्यार्थी मित्रों, अब हम जो बाकी चैप्टर समझना बाकी है वो आज हम समझेंगे और स्वाध्याय की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, तैयार हो जाइए। हमने स्वराज्य की नींव में देखा था कि लेखक के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी कि लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर जी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो एक आदर्श प्रिय व्यक्ति भी थे। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक भी कहा जाता है। आवारा मसीहा नामक रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो ये है हमारे लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी। उन्होंने ही ये इकाई की रचना की है, स्वराज्य की नींव, जिसमें ये जो वीरांगना है, जो स्त्रियों के बारे में बात की गई है, वो उनका पता हमें यहाँ चलता है। लेखक ने हमें यहाँ ये बात समझाने की कोशिश की है कि झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, वो हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में भी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते। सो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और चलिए आगे हम पाठ की समझ देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि जूही और मुंदर दोनों ही लक्ष्मीबाई की सखिया है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। और आगे कहती है कि स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। यहाँ तक हमने पाठ की समझ ली थी। तो चलिए हम आगे का पाठ समझते हैं। आगे जूही कहती है कि खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से वहां प्रवेश करते हैं। आगे रघुनाथ कहता है, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ कहता है कि महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। तो आगे जूही कांप कर बोलती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती है कि पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ है। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा।
रघुनाथ कहता है कि मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए ही आया था। और वो वहां से चला जाता है। आगे लक्ष्मीबाई कहती है कि और जो ही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही कहती है, बाहर देखकर, बोलती है वो कि जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। और सरदार तात्या वहां प्रवेश करता है जहां लक्ष्मीबाई खड़ी है। आगे लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूले पड़े। तात्या कहता है कि भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। और लक्ष्मीबाई बोलती है व्यंग से कि इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इस योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना, वह आप भी जानती ही है। आगे लक्ष्मीबाई कहती है कि शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। तो जूही कहती है कि सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। वो लक्ष्मीबाई को कहती है कि आप इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। तात्या कहता है व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी। लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश होता है वहां पे। मुंदर आता है। मुंदर कहता है कि सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। जूही कहती है, सरकार, ये स्वामी भक्त है। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो तात्या कहता है, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि तो आ जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या कहता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई फिर से कहती है कि जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या कहता है कि ऐसा ही होगा। आगे लक्ष्मीबाई बोलती है कि तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता तो केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होनी चाहिए। तात्या कहता है कि भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी छू नहीं सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या वहां से चला जाता है। मुंदर कहती है कि सरकार,
आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही कहती है कि और मैं तो खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है कि और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है और यहीं से उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है और प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर ये देखा कि पेशवा की हार पर वह दुखी नहीं होती है। रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती है कि यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी और युद्ध के लिए तैयार होने का वो आदेश देती है। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है कि जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो अब। और रानी को वो चिंता है कि रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है और उसे केवल इस बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। और बाबा गंगदास की जो वाणी है वो याद करते। बाबा गंगदास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना करना, स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी वीरता से अपनी झांसी को आज़ाद कराने के लिए लड़ना चाहती है। वो कलंकित भी नहीं होना चाहती और भले ही वो स्वराज्य को छुड़ा न सके लेकिन उनके नींव का पत्थर जरूर बनना चाहती है। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે પેશવાની હારથી એમને દુઃખ નથી થતું, કે છે કે રઘુનાથ રાવ રાણીને મુરારમાં જનરલ રોઝની સેના દ્વારા પેશવાની જે હાર થાય છે, હારના સમાચાર આપે છે, એ સાંભળીને રાણી કહે છે કે સારું જ થયું, હવે પેશવાની આંખો ઉઘડશે. અને ત્યારબાદ એ તાત્યાને યુદ્ધ માટે તૈયાર કરે છે અને આદેશ આપે છે અને કહે છે કે જેવો જાઓ તલવાર સંભાળો અને ઝાંઝરના ઝણકારની જગ્યાએ હવે તોપોનું ગર્જન થવા દો. આમ રાણીને એક જ ચિંતા છે કે તેમના જીવનનું આ એક છેલ્લું યુદ્ધ છે એવું એમને લાગે છે અને તેમને કેવળ એ વાતની ચિંતા છે કે યુદ્ધમાં ક્યાંક એમની વીરતા કલંકિત ન થઈ જાય. અને બાબા ગંગદાસે રાણી લક્ષ્મીબાઈને એ પણ કહ્યું હતું કે ફક્ત સેવા, તપસ્યા અને બલિદાનથી સ્વરાજ્ય મળી શકે છે, તો સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ કરતાં વધારે મહત્વ સ્વરાજ્યની સ્થાપના માટે ભૂમિ તૈયાર કરવાનું અને સ્વરાજ્યનો પાયાનો પથ્થર બનવાનું છે. તો આવી જ રીતે લક્ષ્મીબાઈ છે, જુહી છે અને મુંદર છે, આ ત્રણેય વીરાંગનાઓ છે એ સ્વરાજ્યના પાયાના પથ્થરો બનવા ઈચ્છતા હતા. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ ઇકાઈની અંદર રાણી લક્ષ્મીબાઈ વિશેની જે વાત કરવામાં આવી છે તે તમને હવે ખરેખર સમજમાં આવી જ ગઈ હશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જઈએ છીએ, સ્વાધ્યાયની સમજૂતી લઈશું. सो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत के पीरियड में मैंने ये आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के लिए दिए थे और आप सब ने ये सब काम बहुत ही अच्छे से कर ही दिया होगा. सो विद्यार्थी मित्रों, चलिए मैंने आपको ये हमारा जो
स्टडी मटेरियल है उसकी कॉपी मैंने आपको भेजी थी और उसमें से मैंने एक एक शब्द में उत्तर लिखना है वो लिखने को दिया था और एक एक वाक्य में जो उत्तर लिखने हैं वो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखती हूँ कि आप सब ने ये काम बहुत ही अच्छे से किया होगा। तो चलिए, आप अपना जो भी आंसर लिखा है वो एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पहले प्रश्न का जवाब है कि झांसी अपना कौन सा राज्य अंग्रेजों से वापस लेने का निश्चय करती है। तो उसका जवाब है कालपी और ग्वालियर। और दूसरा प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियों के नाम बताइए। तो वो दो सखियों के नाम क्या है? जूही और मुंदर। तीसरा प्रश्न है हमारा, जूही युद्ध के समय कौन सी जिम्मेदारी संभालती थी? तो तोपखाने की। चौथा प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई किस बात से तात्या पर नाराज थी? तो वो था जवाब इनका अनुशासनहीनता से। पांचवा प्रश्न है, जूही तात्या को कहाँ से खींचकर ला सकती है? तो जूही तात्या को पाताल से भी खींचकर ला सकती है। आगे है छठा प्रश्न, लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती है? तो लक्ष्मीबाई गीता जी पढ़ती है। सातवां प्रश्न, तोपे किसके उपलक्ष्य में चल रही थी? तो ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में चल रही थी। आगे प्रश्न है हमारा कि प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था, वो उनकी चिंता का कारण था। दूसरा प्रश्न है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। तीसरा प्रश्न है, जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है? तो जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या साहब को भी ठुकरा सकती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक शायद हो गई है आपके स्टडी मटेरियल में कि ये जो प्रश्न का जवाब है वो 2 या 3 वाक्य में चला गया है। तो वो सुधार लेना आप कि वो एक वाक्य में जवाब लिखना है, वो प्रश्न का जवाब ये है। यहाँ थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है शायद। तो आप देख लेना, ये 2-3 वाक्य में प्रश्न का जवाब नहीं है कि स्वराज्य की नींव के लेखक का नाम बताइए, वो एक ही वाक्य का जवाब है। स्वराज्य की नींव के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, बाबा गंगदास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो बाबा गंगदास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। दूसरा प्रश्न है, जूही किसके लिए नाच सकती थी, किसके लिए नहीं? तो जूही स्वराज्य के लिए नाच सकती थी। और किसके लिए नहीं नाच सकती थी वो? तो कि जो लोग विलासिता में डूबे थे उनके लिए वो नाच सकती नहीं थी। आगे का प्रश्न है हमारा, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा? तो कि पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा कि यह तो अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। अभी हमने पढ़ाई मैंने आपको पाठ में भी अभी समझाया है ये सवाल का जवाब। आगे देखते हैं हम, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। आगे देखें तो हम प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखने हैं।
सो विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न ये हमारा कि मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए, उनके साथी सेनापति तात्या है, राव साहब और बांदा के नवाब आदि। ये सब मार्ग में जो उनके हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से ये अभिप्राय देती है। आगे का हमारा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्त की एक अद्भुत मिसाल थी, ये समझाइए। तो कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्त की एक अद्भुत मिसाल थी। आगे का प्रश्न है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? तो कि रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उसके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। ये प्रश्न आप श्योर तैयार करना, क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सो आप ये प्रश्न का जवाब थोड़ा तैयार करना। वैसे तो सभी प्रश्न तैयार करने हैं, लेकिन ये हम कहते हैं ना मोस्ट आईएमपी प्रश्न जैसा प्रश्न है। सो विद्यार्थी मित्रों, आप ये प्रश्न अभी से ही तैयार कर देना। चलिए आगे है हमारा प्रश्न व्याकरण विभाग में पर्यायवाची शब्द की जोड़ियां बनाना है। यहाँ अ विभाग ब विभाग दिया गया है और प्रतिज्ञा शब्द है, तो प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ है प्रण, और नाविक है, नाविक का पर्यायवाची शब्द है मल्लाह। सहसा का अर्थ है अचानक और प्रलय का अर्थ है सर्वनाश। चलिए आगे विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाना है। यहाँ पे जवाब तो दिए हैं लेकिन उलट सुलट दिए हैं जो हमें जोड़ना है। स्वतंत्र तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है परतंत्र, सेवक तो स्वामी, दुर्बल तो सबल, और नाराज तो राजी, और गहरा तो उथला। आगे हमें उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना है। राज्य शब्द दिया है, उसमें स्व जोड़ना है हमें आगे। तो स्व बता राज्य, तो शब्द बनता है स्वराज्य। ऐसे ही देश का शब्द बनाना है। स्व वत्ता देश तो स्वदेश, स्व वत्ता भाव तो स्वभाव बनता है, और स्व वत्ता तंत्र तो स्वतंत्र शब्द बनता है। ऐसे हमें शब्द बनाने हैं। आगे हम देखें तो
संधि विग्रह करके लिखना है यहाँ। तो वातावरण शब्द है, तो ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, उन्हें हमें अलग करना है। जैसे हमें ये शब्द जोड़ के एक शब्द बनाया था, ऐसे हमें ये दो शब्द है, दो शब्द को अलग अलग करना है। वातावरण तो वात वत्ता आवरण, और हिमालय शब्द है तो हिम वत्ता आलय, तो हिमालय शब्द बनता है। चलिए आगे हम देखें, लिंग पहचान कर लिखिए। वो तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कैसा कैसी प्रश्न पूछेंगे तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का पता चलता है। तो चलिए, मंजिल वो स्त्रीलिंग शब्द है, नुपुर वो पुल्लिंग शब्द है, लपट वो स्त्रीलिंग शब्द है, और मिसाल है वो स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे आगे का प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो पहला वाक्य है हमारा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है वो क्या है, तो कि विलासिता। आगे देखिए दूसरा वाक्य कि लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। ये जो आवश्यकता शब्द है वो है भाववाचक संज्ञा। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आशीर्वाद शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। आगे का प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो हमें विशेषता दर्शाने वाला शब्द जो है वो पहचान कर लिखना है। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। यहाँ लहरें तो है, लहरें जो शब्द दिया है उसकी जो विशेषता दर्शाता शब्द है वो है डरावनी। हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। ये जो दुर्बल है वो क्या है, विशेषण। मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। युद्ध कौन सा है वो दिखाया गया है यहाँ पे, तो वो है अंतिम शब्द, वो विशेषण का शब्द है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक नया प्रश्न आया है आपके लिए भी। देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है या अशुद्ध, वो हमें बताना है। वाक्य सही लिखा है या गलत लिखा है व्याकरण की दृष्टि से, और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके भी हमें लिखना है। यहाँ कहते हैं कि पहला वाक्य है हमारा कि वह बुद्धिमान स्त्री है। बुद्धिमान शब्द है वो पुल्लिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे स्त्री शब्द दिया गया है, तो ये वाक्य है वो शुद्ध है और हमें उसे शुद्ध करके लिखना है। तो उसका वो वाक्य बनता है कि वह बुद्धिमती स्त्री है। आगे देखते हैं हम दूसरा वाक्य कि आप यहाँ बैठो। ये जो है वो अशुद्ध शब्द है। आप यहाँ बैठिए ऐसा कहा जाता है। आगे तीसरा वाक्य है लता जी का आवाज मधुर है। तो लता जी का आवाज, यहाँ पे कुछ जचता नहीं है ये शब्द, इसलिए अशुद्ध वाक्य है। आगे हम शुद्ध वाक्य लिखते हैं कि लता जी की आवाज मधुर है। हम इस प्रश्न का फिर से दूसरे पीरियड में थोड़ा स्वाध्याय और देखेंगे और मैं आपको ये जो प्रश्न है वो फिर से समझाऊंगी भी। तो चलिए आगे देखते हैं हम शब्द समूह के लिए एक शब्द। और पहला वाक्य है हमारा कि धरती और आकाश के मिलने का स्थान, तो उसे हम क्षितिज कहते हैं। और आगे दही से बनने वाला एक व्यंजन, तो उसे हम श्रीखंड कहते हैं। आगे ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज, तो उसे हम ब्रह्म भोज कहते हैं। चलिए आगे लास्ट वाला प्रश्न हमारा व्याकरण का कि वो है मुहावरे के अर्थ लिखना है। पहला है मुहावरा अड़ जाना, यानी कि रुकावट बनना, किसी बात को मनवाने की जिद करना। आगे है नींद हराम करना, यानी कि गहरी चिंता में डालना। और लास्ट वाला है आंखें खुलना, तो सत्य समझ में आना। सो विद्यार्थी मित्रों, हमने आपको स्टडी मटेरियल
भेजा है उसमें ये सब स्वाध्याय है वो उसमें लिखना है। और आपके नोटबुक में आपको एक बार वो जो शब्दों के अर्थ है वो और मुहावरे के अर्थ है वो एक-एक बार आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। सो विद्यार्थी मित्रों, ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, पूरा हो जाता है। सो आपको ये लेसन 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना भी है और ये स्वाध्याय भी अच्छे से आपके स्टडी मटेरियल में लिखना है। और नोटबुक में जो मैंने आपको लिखने को दिया है एक बार शब्द के अर्थ और मुहावरे, वो भी आपको अच्छे से लिखने हैं। चलिए हम फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। वंदे मातरम। हैव अ नाइस डे।